गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना पेपर है समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसके अंतर्गत चल रहा था सच्चे विचारक। सच्चे विचारकों के अंतर्गत चल रहा है अरविंद घोष। अरविंद घोष का आपने अरविंद दर्शन देखा, दर्शन पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने अब नया टॉपिक है अरविंद का राष्ट्रवाद। तो अरविंद का राष्ट्रवाद के अंतर्गत लिखें, श्री अरविंद को मुख्यतः उनके आध्यात्मिक चिंतन के लिए अधिक जाना जाता है, किंतु उन्होंने राष्ट्रवाद की दिशा में भी अनेक कार्य किए। उनके सर्वांग दर्शन में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का प्रमुख स्थान है। उस युग के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति के द्वारा ब्रिटिश सरकार से अधिकाधिक स्वायत्तता की मांग करते आ रहे थे, परंतु सरकार उनकी छोटी सी छोटी मांग के प्रति भी उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाती जा रही थी। इसके परिणाम स्वरूप लाल पाल के नेतृत्व में एक उग्रवादी विचार वाले दल का उदय हुआ, जो राजनीतिक भिक्षावृत्ति के स्थान पर निष्क्रिय प्रतिरोध का हामी था। अरविंद इस दल से प्रभावित थे। श्री अरविंद ने कवि रविंद्र एवं बंकिम चंद्र चटर्जी को अपने राष्ट्रीय जीवन का गुरु माना। अरविंद ने अनेक भूमिगत उग्रवादी आंदोलनों में भी भाग लिया। 20वीं सदी के दशाब्द में अपने भाई वीरेंद्र घोष के साथ उग्रवादी कार्यक्रमों में भाग लेने के फलस्वरूप उन्हें सरकार ने दोषी ठहराया और बंदी बना लिया। वे यद्यपि उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन के कट्टर समर्थक थे, परंतु उन्होंने योग साधना में उनकी लगन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कारावास की यातनाओं से मुक्त होकर तथा अंग्रेजों की दमन नीति से रुष्ट होकर उनके अधिकार क्षेत्र को छोड़कर पांडिचेरी प्रदेश में अपना आश्रम बनाया और जीवन का शेष समय यहीं व्यतीत किया। उनका इस बीच में मुख्य कार्य क्षेत्र आध्यात्मिक चिंतन ही रहा। अरविंद घोष मूल रूप से महान आध्यात्मिकवादी थे।
परंतु वे क्रांतिकारी और उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं के प्रेरणादायक भी थे। श्री अरविंद ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उग्रवादी विचारधारा को उचित समझते हुए तिलक के स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे। इससे उनके उग्र राष्ट्रवादी विचारों को सहज ही आवाज मिल जाता है। अरविंद राष्ट्र को माता तथा शक्ति के रूप में मानते थे। कदाचित इसलिए उनकी दृष्टि में राजनीतिक स्वतंत्रता की अपेक्षा आध्यात्मिक विजय का अधिक महत्व था। उनकी धारणा थी कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत विश्व के समस्त राष्ट्रों का सिरमौर है और इस क्षेत्र के उसी की सबसे अधिक उपलब्धियां रहीं। इस प्रकार से जब तक भारत पर विदेशी शासन रहता है तब तक उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए भारत स्वतंत्र होना चाहिए। अरविंद का राष्ट्रवाद धार्मिक प्रकृति का है, राजनीतिक नहीं। उनकी दृष्टि में राष्ट्रवाद का धर्म है, यह ईश्वर से प्राप्त हुआ। यह एक विश्वास है जिसे लेकर हम जीना है। इस प्रकार अजर तथा अमर है, उसी प्रकार राष्ट्रवाद भी अमर है। उन्होंने यह अनुभव किया कि पाश्चात्य राष्ट्रवाद शक्तिहीन है, क्योंकि वह भौतिकवाद पर आधारित है। इसलिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की भारतीय संस्कृति तथा आध्यात्मिकवाद में जोड़कर सुदृढ़ बनाने की चेष्टा की। सरल शब्दों में कहा जाए तो अरविंद का राष्ट्रवाद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है, जो जाति, धर्म या संप्रदाय की संकुचित सीमाओं से आबद्ध न होकर सार्वभौमिक मानवतावाद पर आधारित है। उसमें विश्व बंधुत्व एवं विश्व राज्य की धारणा की स्पष्ट स्थान है। उसमें मानवीय समानताओं की भावनाओं पर प्रबल बल है। अब दूसरा है पॉइंट आता है सर्वज्ञ शिक्षा। सर्वज्ञ शिक्षा जिसके अंतर्गत साधारणतः उनका मानना था कि जीव की आत्मा ज्ञान सदा शुष्क अवस्था में गुप्त रहता है। शिक्षा का आधार वाहन अथवा यंत्र अंतःकरण है। अतः अंतःकरण की संरचना पर उन्होंने गंभीर विचार किया और अरविंद अंतःकरण के 4 पटल होते हैं। यह प्रथम पटल है चित्त, जो 3 अन्य पटल का आधार है।
जब हम कोई बात याद करते हैं तो यह क्षण का चित्त में एकत्र होती है। यह भूतकालिक मानसिक संस्कार है। चित्त रूपी स्मृति कोषों से ही क्रियाशील स्मृति कभी कभी कुछ चीज़ों को चुन लेती है। यह चुनाव उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त हो सकता है। इस प्रकार इसके प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अरविंद की चिंतन धारा में अंतःकरण का दूसरा पटल मानस है। इसमें अन्य पटल एकत्र होते हैं और इसे ही दर्शन की भाषा में मस्तिष्क कहा जाता है। इसका कार्य ज्ञानेंद्रियों से प्रत्ययों को ग्रहण करना और उसे विचारों में परिणत करना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध संबंधी सूचना ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होती हैं। इस सूचनाओं की विचारों में परिवर्तन कर देना मस्तिष्क का काम है। मस्तिष्क स्वयं भी प्रत्ययों एवं प्रतिमानों को ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त यह स्वयं भी एक उपकरण है। उत्तम विचार के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों एवं मस्तिष्क का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। इन 6 उपकरणों को समक्ष बनाना है। अरविंद के अनुसार तीसरा पटल है बुद्धि। मानव का मस्तिष्क जिस ज्ञान को प्राप्त करता है उसे व्यवस्थित करने का वास्तविक यंत्र बुद्धि है। यह विचार शक्ति का पटल है। शिक्षण के लिए बुद्धि का सर्वाधिक महत्व है। यहाँ रचनात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक शक्तियाँ नियत होती हैं। बुद्धि 2 भागों में विभाजित है। इसका प्रथम पहलू दाहिना हाथ सोचने, विचारने, निर्णय करने, स्मरण करने, आदेश देने, अवलोकन करने एवं परिकल्पना करने की शक्तियों से संपन्न होता है। जो दूसरा पक्ष बायां हाथ आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शक्तियों से युक्त है। बुद्धि का दूसरा पक्ष अंतर बताने, अन्वेषण करने एवं तर्क वितर्क के बाद परिणाम निकालने में कुशल होता है। दायां भाग ज्ञान का अधिष्ठा है, बायां भाग ज्ञान का सेवक मात्र है। इन शक्तियों से तर्कपूर्ण विचार संभव है। अतः बुद्धियों के दोनों भावों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। अरविंद को चिंतन का अंतिम अथवा चतुर्थ पटल सत्य के अंतर्दृष्टपरक प्रत्यक्षीकरण की शक्ति है। इससे ज्ञान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इसके आधार पर व्यक्ति भविष्य कथन करने में समर्थ होता है। मस्तिष्क की यह शक्तियाँ अभी पूर्णतः को नहीं प्राप्त की जा सकती। यह विकास की अवस्था में है, परंतु मानव के अंतःकरण में यह शक्ति अवश्य, और यदि दुर्बल शक्ति का विकास किया जाए तो मानव की अनेक समस्याओं का समाधान मिल जाए। मानव तार्किक बुद्धि अपनी चंचलता एवं पक्षपात
पूर्णता के कारण इस शक्ति को विकृत कर देती है। अभी तक इस शक्ति के विकास में बहुत कम ध्यान दिया गया है, अतः शिक्षकों को इस ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। कल के लिए नया पॉइंट है जो आज इतना ही। कल के लिए शिक्षा के उद्देश्य। धन्यवाद।